आदित्य आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवार रहा था। तभी उसने पीछे से पायल की हल्की सी खनक सुनी और मुड़कर देखा। वह सिल्क की साड़ी में लिपटी खूबसूरत श्रृंगार किए हुए अपना 5 महीने का पेट सहलाती हुई अभी धीरे धीरे उसकी ओर चली आ रही थी। वो तो उसे यूं ही बिना पलक झपकाए निहारा करता था, और अब जब वो मातृत्व के सौंदर्य से भर उठी थी, हल्का सा वजन बढ़ाए अपने उभरे पेट को सहलाते हुए आ रही थी, तो भला वो उसे देखने से खुद को कैसे रोक सकता था। लेकिन चाहे वो उसे जितना भी निहार ले, अभी उसे किसी न किसी तरह से मुश्किल में डालने ही वाली थी। बीते कुछ महीनों से यही हो रहा था। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ने अभी को बार बार मूड स्विंग्स में फंसा दिया था, और उसका सीधा असर आदित्य पर ही पड़ रहा था। बाकी सबसे तो वह बिल्कुल शांति से पेश आती, मगर अपने इस प्यारे पति के सामने वो एक नटखट बच्ची बन जाती। सिर्फ आदित्य के सामने ही वो अपने हर मूड को खुलकर जाहिर करती थी। यह बात आदित्य की समझ से बाहर थी। क्या ये सब सिर्फ उसके साथ ही होता था, या वो बाकी सबके सामने खुद को संभाल कर रखती और सिर्फ उसी के साथ खुलकर अपने भावनाओं को जीती थी। मातृत्व के इस सफ़र में उसका शरीर थोड़ा भारी हो गया था, चेहरा बदल गया था, और जगह जगह हल्के हल्के निशान उभर आए थे जो उसके शरीर में पोषण की कमी को दिखा रहे थे। अभी जब खुद को आईने में देखती तो उसे अपनी ही छवि पसंद नहीं आती, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा तब आता था जब वह आदित्य को देखती। इतना आकर्षक, इतना सुंदर दिखने वाला उसका पति, कहीं ऐसा न हो कि उसे अब वह पसंद न आए। यही ख्याल उसके दिल में बवंडर मचा देता। यह डर जो हर स्त्री के मन में कहीं न कहीं रहता है, वही डर अभी को भी था, और इस डर के कारण वह आदित्य को पूरी तरह से अपने प्यार में डुबोकर रख रही थी। दिन में कम से कम 100 बार तो आदित्य को यह कहना ही पड़ता, अभी तुम ही मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर वह यह न कहे तो अभी उसे चैन से नहीं छोड़ती, और अगर वह कह भी दे तब भी वह उसे छोड़ने वाली नहीं थी। हर दिन किसी न किसी बहाने आदित्य से लड़ाई करती, उसे तंग करती, गुस्सा दिलाती और आखिर में रोने लगती। बीते कुछ महीनों से यही सिलसिला चल रहा था। आदित्य को लगने लगा था कि अभी खुद ही अपने आप को कमतर समझने लगी है। इसी सोच में वह अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी शेव करने लगा, और यह देखकर अभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब तक मैं ठीक थी तब तक तो आप बंजारे की तरह दाढ़ी बढ़ाए घूमते रहे, और अब जब मैं इस हाल में हूँ तब आप इतनी सफाई से सेव कर रहे हैं। किसके लिए? यहाँ कौन है वो? अभी ने हवा में गूंजती आवाज़ के साथ चिल्लाया। आदित्य सहम गया। फिर किसी तरह उसने उसे मनाया, लाड़ प्यार दिखाया और दोबारा दाढ़ी बढ़ा ली। लेकिन अब नई मुसीबत। इतनी अच्छी तरह से दाढ़ी बढ़ाकर किसे लुभाना चाहते हो? हाँ, अभी ने उसकी दाढ़ी पकड़कर फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। आदित्य की सहन शक्ति जवाब देने लगी। आखिरकार उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और प्यार से कहा, अगर मैं किसी पर मोहित होता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरी जान। अभी ने जैसे ही ये सुना वो शांत हो गई, और कभी कभी अगर बातों बातों में आदित्य का स्वर जरा ऊंचा हो जाता तो अभी रोने लगती। आपको मुझसे अब प्यार नहीं रहा। आदित्य के लिए अभी के आंसू किसी तलवार से कम नहीं थे। चाहे कुछ भी करे वो हमेशा उसे सह लेता, और जब अभी खुद मान लेती कि वही उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, तब भी आदित्य हंसकर कहता, मैं सब सह सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले तो वह इस बदलते व्यवहार को समझ नहीं पाता था, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसे अपनी पत्नी को कैसे संभालना है। चाहे अभी उसे जितना भी सताए, उसके चेहरे पर कभी गुस्सा या चिढ़ नहीं झलकती। वो हर चीज़ को मुस्कुराकर स्वीकार करता था और हमेशा प्यार से भरा रहता था। उसी पल जब अभी ने उसे देखा तो उसे खुद ही हैरानी होने लगी। ऑफिस में तो इतने बिजी रहते हो, फिर भी मुझसे इतना धैर्य कैसे रखते हो? अपने सारे कामों को संभालते हुए, कौशिक और अदिति की शादी की तैयारियों का ध्यान रखते हुए, बिना किसी शिकायत के
अभी के नखरों को सहते हुए आदित्य पूरी रात तब तक जागता जब तक अभी सो न जाती, और जब वो हल्की सी भी करवट लेती तो वह तुरंत जाग जाता और उसके पैरों को दबाने लगता। इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर अभी का प्यार उसके लिए और भी गहरा होता जा रहा था। आज एक बिजनेस फंक्शन के लिए आदित्य और अभी एक साथ जा रहे थे। अब तक आदित्य ने अभी को कभी भी किसी बड़ी पार्टी में नहीं ले गया था। सच कहे तो अभी को भी ऐसी जगहों पर जाने का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन आज आदित्य को एक अवार्ड मिलने वाला था और अभी उसे मंच पर सम्मानित होते देखना चाहती थी। उसकी इस इच्छा को देखते हुए आदित्य उसे अपने साथ उस भव्य समारोह में ले गया जिस मशहूर होटल में यह अवार्ड सेरेमनी हो रही थी। वहाँ बड़ी संख्या में बिजनेस, फिल्म स्टार्स और हाई प्रोफाइल हस्तियाँ मौजूद थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और होटल के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। गेट के बाहर कई मीडिया रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स अपने कैमरों के साथ खड़े थे। सेलिब्रिटीज और बिजनेस टाइकून्स की तस्वीरें खींचने और उनसे इंटरव्यू लेने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ एक लग्जरी कार आकर रुकी। कार से पहले आदित्य उतरा। उसने अपना सूट ठीक किया और फिर दूसरी तरफ जाकर धीरे से कार का दरवाज़ा खोला। प्यार और आदर से उसने अभी का हाथ थामा और उसे कार से उतरने में मदद की। कैमरे लगातार क्लिक कर रहे थे, हर एक पल को कैद कर रहे थे, लेकिन जो लोग आदित्य को जानते थे उन्हें पता था कि वह कैमरों के लिए यह सब करने वालों में से नहीं था। यह तो बस उसका स्वभाव था। अगर कैमरे वहाँ मौजूद न होते तो शायद वह अपनी पत्नी को गोद में उठाकर अंदर ले जाता, पर मीडिया को इन सब बातों से क्या लेना देना। उनके लिए तो यह सब बस अगली सुबह की सुर्खियाँ बनाने का एक जरिया था और इसी मकसद से वे अपनी अपनी तस्वीरें खींचने में जुटे हुए थे, बिना इस बात को समझे कि आदित्य का प्यार सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि उसका असली व्यक्तित्व था। आदित्य को इन सब चीज़ों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे ज़रूरी बस एक ही चीज़ थी, अपनी पत्नी की सुरक्षा। खासकर जब वह अपने भीतर एक और नन्ही जिंदगी संजोए हुए थी तो उसका ख्याल रखना ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई थी। आदित्य ने पहले अभी को कार से उतारा, फिर उसका हाथ थामे हुए रेड कारपेट पर उसके साथ कदम बढ़ाने लगा। उनकी जोड़ी इतनी खूबसूरत और परफेक्ट लग रही थी कि वहाँ मौजूद हर किसी की नज़रें उन पर टिक गई। अब तक लोग अभी की तस्वीरें सिर्फ अखबारों या टीवी पर देख चुके थे, लेकिन आज पहली बार वे उसे सामने से देख रहे थे। उसकी सुंदरता, उसके मातृत्व की आभा और आदित्य के प्यार से गिरा उसका चेहरा, इन सब ने मिलकर इस जोड़ी को और भी प्रभावशाली बना दिया। हॉल में मौजूद हर कोई उन्हें देख रहा था। कुछ लोग खुशी से, कुछ गर्व से, तो कुछ जलन के साथ। कई लोगों को यह खेद हो रहा था कि वे अपने घर की बेटियों का रिश्ता आदित्य के साथ नहीं जोड़ पाए, जबकि कुछ बिजनेसमैन जो हमेशा आदित्य को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे उसे इस तरह खुश देखकर चिढ़ रहे थे। और फिर थी वे कुछ एकलौती लड़कियां जिनके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी थी। उनमें से एक थी तारा। हाँ, यही तारा जो पहले भी इस कहानी में आ चुकी है। एक अभिनेत्री जिसके नाम को कभी आदित्य के साथ जोड़कर अफवाहें उड़ाई गई थी। शुरुआती दिनों में तारा छोटे मोटे विज्ञापनों और कम बजट की फिल्मों में काम करती थी, लेकिन उसे असली मौका तब मिला जब उसे आदित्य की कंपनी के एक ऐड में काम करने का मौका मिला। वह इस ऐड में अभिनय कर रही थी, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ अपने काम पर नहीं थी, बल्कि उसका असली इरादा था आदित्य को अपने जाल में फंसाना। आखिर उसके पास ऐसा क्या नहीं था जो किसी भी लड़की को उसकी ओर आकर्षित कर सकता था? अपार संपत्ति, गजब की स्मार्टनेस और बेमिसाल आकर्षण। और यही 3 वजह थी जिनके चलते तारा आदित्य को अपने वश में करने की कोशिशों में लगी हुई थी। लेकिन हमारा हीरो ऐसा नहीं है जो किसी भी लड़की को देखकर दीवाना हो जाए। वह तो बस नेहा के लिए ही दीवाना हुआ था। इससे पहले कितनी ही हसीनाएं आई, लेकिन उसके लिए वे सब कुछ नहीं थी।
आदि जो कभी किसी लड़की की ओर ध्यान नहीं देता था, उसने उसे भी अनदेखा कर दिया और यह तारा के लिए सहन करना मुश्किल था। किसी भी तरह उसे पाना था और इसलिए उसने खुद जाकर उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। अगर उसने उसका प्यार कबूल नहीं किया तो वह अपनी जान दे देगी। ऐसी तमाम धमकियां भी दे डाली, लेकिन आदि ने बड़े धैर्य और शार्प गोई से उसे समझाया, अपने काम पर ध्यान दो। अभी तुमने इंडस्ट्री में कदम रखा ही है। अगर अभी तुम अपने कैरियर पर फोकस करोगी तो बहुत आगे जा सकती हो। ऐसी फजूल बातों में खुद को मत उलझाओ। लेकिन वह मानने वाली कहाँ थी। वह आदि के प्रति और भी अधिक मोहग्रस्त होती चली गई। जब उसका प्यार सफल नहीं हुआ तो उसने गुस्से में आकर इस पूरी बात को मीडिया में उछाल दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि आदि एक प्रतिष्ठित और अमीर परिवार से है। शायद उसने सोचा था कि परिवार बदनामी के डर से ज़बरदस्ती उसकी शादी आदि से करवा देगा, लेकिन आदि को अपने परिवार की सच्चाई पता थी। वे लोग सिर्फ पैसे और शोहरत की परवाह नहीं करते, बल्कि प्यार और रिश्तों को अहमियत देते हैं। आदि के माता पिता भी अपने बेटे के साथ खड़े रहे। आदि सोच रहा था कि एक लड़की ने बेवजह उस पर इतनी आस लगा ली और अब अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रही है। उसने बिना किसी को बताए उसे एक बड़ा मौका दिला दिया, लंदन में होने वाले एक बेहद प्रतिष्ठित शो में मॉडल बनने का। और जैसे ही उसका ध्यान उस शो की ओर गया, वह सब कुछ भूलकर लंदन उड़ गई। वह चली गई। इसके बाद ही आदि ने अभी को देखा था और उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ था। अब जो जीवन वह जी रहा है वह सब कुछ उसी का परिणाम था। 1 साल पहले जब तारा भारत आई थी तो उसे यह जानकर थोड़ी नाराज़गी हुई थी कि आदि की शादी हो चुकी है। फिर भी उसने हमेशा यही सोचा था कि आदि किसी को भी पसंद नहीं करेगा, चाहे दुनिया की कोई भी खूबसूरत लड़की क्यों ना आ जाए, वह सबसे दूरी बनाकर ही रहेगा। लेकिन अब अपनी आंखों के सामने दोनों को साथ देखकर उसका गुस्सा बेइंतहा बढ़ता जा रहा था। और जब उसने देखा कि आदि का हाथ अभी की कमर पर था तो उसके दिमाग ने ठीक से काम करना ही बंद कर दिया। आदि ने सभी को अभी से मिलवाया और फिर उसके साथ आकर एक सीट पर बैठ गया। बीच बीच में कुछ लोग उससे मिलने आते जाते रहे। दया, आप जाओ और बाकी लोगों से मिलकर आओ, मैं यहीं हूँ, अभी ने कहा। अरे रहने दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, आदि ने जवाब दिया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और फिर आप यहीं तो हो ना, फिर क्या दिक्कत है, जाओ, अभी ने जोर देकर कहा। आदि मुस्कुराया और बाकी लोगों से बात करने चला गया। अब अकेली बैठी अभी के पास तारा आकर खड़ी हो गई। हाय, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके सामने बैठ गई। अभी ने उसे देखते ही पहचान लिया और फिर जवाब में कहा, हाय, आप बहुत खूबसूरत है। हाय, मैं तारा हूँ। थैंक यू, आप भी बहुत खूबसूरत है। मुझे पता है कि आप एक एक्ट्रेस है। ओह, बस इतना ही पता है तुम्हें? या फिर यह भी पता है कि जिस जगह पर तुम हो वहाँ असल में मुझे होना चाहिए? क्या देख रही हो? समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके घर वाले हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। ठीक है, हमने सोचा कुछ समय बाद फिर बात करेंगे, लेकिन तभी अचानक मुझे लंदन जाना पड़ा और उसी दौरान आदित्य की शादी तुमसे करवा दी गई। शायद मेरी गैर मौजूदगी में उसने तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता ली होगी, लेकिन वह सब एक नाटक था। अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं उसे तुमसे छीन कर दिखाऊंगी। मैंने कहा था ना कि तुम अच्छी एक्ट्रेस हो, फिर यहाँ आकर क्यों नाटक कर रही हो? अगर आगे से तुमने आदित्य के बारे में कोई भी बेहुदा बात की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगी। मुझे तुमसे अपने और आदित्य के रिश्ते के बारे में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। सीधे रास्ते से चली जाओ। अभी ने चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखते हुए सख्त लहजे में कहा। तारा का चेहरा एकदम उतर गया और वह वहाँ से खामोशी से चली गई। दूर से यह सब देख रहे आदित्य को उनकी बातें सुनाई तो नहीं दी, लेकिन उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि तारा ने क्या कहा होगा। लेकिन अभी क्या सोच रही थी, उसकी मूड स्विंग्स की समस्या थी। वो कुछ भी बोल सकती थी
यह सोचकर आदित्य थोड़ा डर गया। वह उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बात कर रही थी, अभी ने सामान्य अंदाज में कहा। आदित्य ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किए और कहा, चलो अवार्ड सेरेमनी हो रही है, और उसे लेकर हॉल की तरफ बढ़ गया। हर किसी को एक एक करके अवार्ड दिया जा रहा था। बिजनेस आइकन अवार्ड जाता है मिस्टर आदित्य को। पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठा। अपना नाम सुनकर आदित्य खड़ा हुआ, अभी की ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराया और फिर मंच की तरफ बढ़ गया। अभी ने उसकी सफलता और उसे मिलने वाले सम्मान को गर्व से देखा। अभी के चेहरे पर पत्नी होने का गर्व साफ झलक रहा था। वह मुस्कुराते हुए अपने पति की ओर देख रही थी और तालियां बजा रही थी। आदित्य मंच पर चढ़ गया और जब उसे अवार्ड दिया गया तो माइक उसके हाथ में थमा दिया गया। उसने माइक लेते हुए कहा, नमस्कार, इस अवार्ड के लिए सबसे पहले मैं अपने परिवार और अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे कर्मचारियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं भले ही इस कंपनी का मालिक हूँ और नए नए प्रयोग करता रहता हूँ, लेकिन बिना अपने कर्मचारियों के समर्थन के कुछ भी संभव नहीं होता। मेरी सभी उपलब्धियाँ उन्हीं की वजह से हैं, इसलिए मैं तहे दिल से अपने कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ। इतना कहकर वह मंच से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मीडिया के लोग उसे घेर लेते हैं। सर प्लीज़, आज पहली बार अपनी पत्नी को इस अवार्ड फंक्शन में लेकर आए हैं। हम आप दोनों की एक साथ तस्वीर लेना चाहते हैं। प्लीज़ सर। सभी पत्रकारों के आग्रह को सुनकर आदित्य के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। उसने सहमति में सिर हिलाया और खुद जाकर अभी को बुलाने के लिए आगे बढ़ा। जब वह अभी को लेकर मंच पर पहुंचा तो पत्रकारों ने फिर सवाल करना शुरू कर दिया। मैम, सर आपके साथ इस तरह पेश आते हैं, आपकी इतनी परवाह करते हैं, यह देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। अभी हल्की हंसी के साथ बोली, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या आप अपनी पत्नी की देखभाल नहीं करते? वैसे ही यह भी एक पति है और मैं उनकी पत्नी, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? नहीं मैम, हम सामान्य लोग हैं, लेकिन इतने बड़े बिजनेस टाइकून और करोड़पति होने के बावजूद आदित्य सर का आपके लिए इतना प्यार और सम्मान दिखाना, यह अपने आप में बड़ी बात है ना? इस पर अभी जोर से हंस पड़ी। सच कहूँ तो आपके सामने जो आदित्य खड़ा है, जिसे आप बड़ा बिजनेसमैन और करोड़पति कह रहे हैं, वह मेरे लिए बिल्कुल अलग है, अनोखा है। सभी लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। मेरा आदि वैसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। उसके पास सिर्फ पैसा और शोहरत ही नहीं, बल्कि सच्चा प्यार और अपनापन भी है। मैं तो उन्हें देखकर ही परिचित हूँ, लेकिन आप सब मिलकर जिस आदित्य की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो मेरे लिए नया ही है। लेकिन ऐसा आदित्य जो मुझे इस तरह संभाले, वो मेरे पास है। मैम, तो क्या आप हमें अपने आदित्य सर के बारे में बता सकती है? हमें उनके बारे में जानने की बहुत इच्छा है। यह सुनकर उसने आदित्य की ओर देखकर मुस्कुराया। जब मैं रोती हूँ तो माँ बनकर, जब मैं जिद करती हूँ तो बच्चे की तरह, जब मैं गलती करती हूँ तो पिता बनकर, जब मुझे कंधा चाहिए तो दोस्त बनकर, जब मुझे राह दिखानी हो तो गुरु बनकर, जब मेरी हर बात को सराहना हो तो फैन बनकर, जब मुझे बाहों में भरना हो तो प्रेमी बनकर, और जब मुझ पर अपना स्नेह लुटाना हो तो पति बनकर, हर जगह हर रूप में मुझे संभालने वाला मेरा सब कुछ, वही मेरा आदित्य है। मैं उसे देखते हुए अपने प्यार को बयां कर रही थी और पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। आदित्य जो अब तक चुपचाप बैठा था, उसकी बातों से भावुक हो गया। उसे उसकी भावनाएं समझ आ गई, इसलिए उसने धीरे से अपना हाथ उसकी छुपी हुई हथेली पर रखा। उसने तुरंत उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया, बस यही बता रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा है। वाह सर, आप सच में बहुत लकी है कि आपको इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर रहा था कि तभी अभी ने कहा, नहीं, मैं लकी हूँ कि मुझे आदित्य जैसा पति मिला। मैं तो इसे सौभाग्य समझती हूँ। मैम, सच में आप दोनों बहुत लकी है, आपकी बातों से ही समझ आ गया।
कि आप सर को किस नज़र से देखती है और वह आपको कितनी गहराई से प्यार करते हैं। हमारी यही दुआ है कि आप दोनों हमेशा ही ऐसे रहे। मैम, आपकी लव स्टोरी वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैम, आपकी शादी से पहले, मेरा मतलब जब आप लाइमलाइट में नहीं थी, तब सर से पहले भी आपने किसी से प्यार किया था क्या, या फिर सर ने कभी किसी और को चाहा था? क्योंकि कई इंटरव्यू में एक एक्ट्रेस का नाम आपके साथ जोड़ा गया था और सर ने कभी इसका खंडन नहीं किया। और अब इस पार्टी में आप दोनों मिले और बातें भी की। जैसे ही किसी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि इससे आपकी निजी ज़िंदगी में कोई समस्या आ सकती है, पूरा हॉल अभी के जवाब का इंतज़ार करते हुए शांत हो गया। अभी हल्का मुस्कुराई और बोलना शुरू किया, हमारी शादी अचानक हुई थी। उससे पहले मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। शादी के बाद ही मैंने इनके बारे में गूगल किया और सबसे पहले जो चीज़ सामने आई वो वही न्यूज़ थी जो आप सबने कही। तब मेरे मन में भी सवाल आया कि इन्होंने इस शादी से इनकार क्यों नहीं किया। क्या वाकई इन्हें भी किसी से प्यार था? अगर सच में ऐसा होता और वो शख्स उनके लिए मायने रखता, तो शायद हमारी ज़िंदगी में भी दिक्कतें आ सकती थी, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल से हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जी रहे हैं और वह मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अगर मैं किसी बातों में आकर इन पर शक करूं, तो वह न सिर्फ मेरी ज़िंदगी के लिए, बल्कि मेरे प्यार, हमारे रिश्ते और हमारी संतान के लिए भी अपमानजनक होगा। अब इससे जुड़ी कोई भी चर्चा ना करें। हमारे बीच कभी कोई शक नहीं आया, लेकिन तारा मैम की भी अपनी एक ज़िंदगी है। अगर आप बार बार यही बात उठाते रहेंगे, तो इससे उनकी ज़िंदगी भी प्रभावित होगी। और आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, आदित्य की ज़िंदगी में उनकी माँ, दादी और बहन के बाद अगर कोई लड़की जगह रखती है, तो वह सिर्फ मैं हूँ। और अगर भविष्य में उनकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आएगी, तो वह सिर्फ हमारी बेटी होगी। इतना कहकर अभी उठ गई। उसकी बातों में डूबा आदित्य जैसे खुद को भूल चुका था। जैसे ही अभी उठी, आदित्य तुरंत पीछे आया, उसका हाथ पकड़कर धीरे से उसे कार में बैठाया। बिना कुछ कहे उसने तेजी से कार चला दी। अभी भी बस उसे देखती रही। कार के अंदर पूरी तरह से खामोशी थी। कुछ दूर जाकर आदित्य ने कार को सड़क के किनारे रोक दिया। अभी कुछ समझने से पहले ही उसने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके माथे पर गहराई से एक किस दिया। आई लव यू, उसने भावनाओं से भरकर कहा। फिर उसने भी उसके माथे पर एक किस दिया और उसका सिर सहलाते हुए उसे सुकून दिया। कुछ देर के लिए वह उसकी छाती से लगकर, जैसे एक बच्चा माँ की गोद में सुकून पाता है, वैसे ही खुद को सुकून देने लगी। उस पल में दोनों के भीतर एक अजीब सी हलचल हुई, जिससे उनके शरीर सिहर उठे और आंखें विस्मय से फैल गई। आदि ने अभी को देखा। वह हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर हंस पड़ी और अभी हंसते हुए बोली, अपनी बेटी को आप भूल गए और अब मुझे पुचकार रहे हो। उसे गुस्सा आ रहा है, बस इसी वजह से उसने मुझे लात मार दी, ये जताने के लिए कि मैं यही हूँ। दोनों ने एक साथ अभी के पेट पर हाथ रखा और अपने बच्चे की पहली हलचल को महसूस किया। फिर वे कार में बैठकर अपनी ज़िंदगी के अगले पड़ाव की ओर अपने प्यार के साथ सफ़र पर निकल पड़े। कुछ सालों बाद अभी ने अपना कोट उतारकर घर में कदम रखा और सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आधी रात होने के कारण सारे कमरे बंद थे, बस इधर उधर कुछ छोटी छोटी लाइटें जल रही थी। वह सीधा अपने कमरे की ओर गई। दरवाज़ा खोलते ही अंधेरे कमरे में उस बड़ी सी बेड पर उसने देखा कि आदि अपने बच्चों को बाहों में भरकर सुला चुका था। अपना पूरा परिवार इस तरह एक साथ देखकर अभी के मन में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई। बिना कोई आवाज़ किए उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर जब वह बाहर आई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कमरा पूरी तरह से गुब्बारों और रंग बिरंगे पेपर से सजा हुआ था। बीच में लिखा था, हैप्पी बर्थडे अभी मम्मा। बेड पर लेटे हुए चारों लोग अभी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे,
जबकि उनके सामने एक केक रखा हुआ था। अभी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वह तो अपना बर्थडे भी भूल चुकी थी। सुबह एक ज़रूरी सर्जरी के लिए निकलने के बाद वह अभी अभी घर लौटी थी, लेकिन जिसे वह खुद भूल गई वही उसके पति और बच्चे याद रखकर उसे सरप्राइज दे रहे थे। यह एहसास उसके दिल को खुशियों से भर गया। जब वह इन सब बातों में खोई हुई थी, तभी उसके बच्चे दौड़ कर आए और उसे गले से लगा लिया। हैप्पी बर्थडे मम्मा! इतना कहते ही अभी का प्यारा शरारती संजय, अनु का बेटा, खुशी से चिल्लाया। उससे अभी ने संजय के बालों में हाथ फेरा और उसके माथे पर एक प्यारा किस दिया। फिर मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। हे, इस साल भी मैंने ही सबसे पहले मम्मा को विश किया। वाह! यह कहते हुए वह खुशी से चिल्लाया। आदि उसे घूर कर देख रहा था और उसके साथ बाकी दो नटखट बच्चे भी उसे घूरने लगे। यह देखकर अभी ने अपनी बाहें फैलाई। दौड़ते हुए दोनों छोटे बच्चे आए, अभी से लिपट गए और अपनी शुभकामनाएं दी। अभी ने उनके भी माथे पर प्यार से किस किया और तीनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी दूर खड़ा उनका बड़ा बच्चा आदि, हल्की मूंछों वाला, यह सब देखकर मन ही मन तड़प रहा था। जब अभी ने उसकी ओर देखा तो उसने अपने होठों की ओर इशारा किया, जैसे वह भी प्यार पाने के लिए तरस रहा हो। तभी आदि तेजी से आया, तीनों बच्चों को अलग किया और झट से अभी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अब बस करो संजय, हर बार बस अभी से ही चिपके रहते हो। उसने गुस्से में कहा, फिर अभी को देखते हुए मुस्कुराया। हैप्पी बर्थडे नेहा, उसने प्यार से कहा। अभी जब उसके गाल पर प्यार से किस करने लगी, तभी संजय ने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया। यह देखकर आदि ने गुस्से से संजय को घूरा तो संजय बोला, माँ, आप उन्हें किस क्यों कर रही है? वो बड़े लड़के हैं ना। बड़े लड़कों को किस नहीं करना चाहिए, सिर्फ छोटे बच्चों को ही करना चाहिए। उन्होंने विश किया, उसके लिए सिर्फ थैंक यू बोलिए, वही काफ़ी है। अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी पत्नी है, क्या मुझे उसे किस करने का हक नहीं है? अरे वो आपकी पत्नी नहीं है, वो मेरी अभी मम्मा है। वो सिर्फ मुझे किस करेंगी, आपको नहीं। संजय ने भी आदि की तरह ही जवाब दिया। संजय, पापा से इस तरह बात मत करो। पापा, आप मम्मा से क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको किस देता हूँ। इतना कहकर उसने पापा का चेहरा नीचे झुकाया और उनकी दाईं आंख पर एक प्यार भरा किस कर दिया। यह देखकर आदि का सबसे प्यारी लाडली आराधना, अभी और आदि की बेटी, आदि से बोल पड़ी, हाँ पापा। कहते हुए उसने भी उनकी बाईं आंख पर एक प्यारा सा किस कर दिया। फिर क्या था, अनु की दूसरी संतान छोटी सायरा भी पीछे कैसे रहती। अब मेरी बारी। उसने भी आकर संजय को वैसे ही घूरते हुए पापा को कसकर चूम लिया। अब इस पूरे नज़ारे को देखकर गुस्सा होने की बारी अभी की थी। उसने उन्हें गुस्से से देखा, फिर वैसे ही अपने होठ टेढ़े कर एक प्यारा सा किस आदि को दिया, एक सच्चे रोमांटिक की तरह। लेकिन ये सब देखकर आदि का दुश्मन भला कैसे चुप बैठता। अब तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर था। मम्मा, हमारी डेकोरेशन कैसी लगी? हम सब ने मिलकर की है, बहुत प्यारी है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पता है, मैं तो अपना बर्थडे भूल ही गई थी, लेकिन तुम सब ने याद रखा। मुझे लगा था कि तुम सब सो रहे हो, इसलिए मैं चुपचाप फ़ोन चेक कर रही थी। लेकिन अब देखो, सबके सब जागकर मुझे सरप्राइज़ दे रहे हो। इतनी देर तक नहीं सोए तो तुम्हारे शरीर का क्या होगा? हेलो डॉक्टर मम्मा, अब मत शुरू हो जाइए अपनी हेल्थ एडवाइस। हम सब तो कब के सो चुके थे। पापा ने ही हमें उठाया जब पता चला कि आप आने वाली हो। हाँ, हम कुछ देर पहले ही उठे थे। हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे और आप हमें ही लेक्चर देने लगी। देखा पापा, मैंने पहले ही कहा था, इस डॉक्टर मम्मा को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप भी देख लो। अभी तो आप ही कह रहे थे कि बेचारी को मत परेशान करो, और अब देखो देखो, हम सरप्राइज देने आए थे और बदले में हमें लेक्चर मिल रहा है। अब से आपके बर्थडे पर कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। चलो डैडी, हम सोने चलते हैं। अरे सोने जा रहे हो, केक नहीं काटोगे? शायरा ने मासूमियत से पूछा और उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। अच्छा ठीक है,
आओ, अभी केक काटने के लिए ही तो ये अब तक जाग रहे थे, अब इसे खाकर ही सोएंगे। अभी ने केक काटा और पहला टुकड़ा संजय को देने के लिए बढ़ाया, लेकिन तभी सायरा बीच में कूद पड़ी और झपट कर केक का टुकड़ा ले लिया। अभी हंस पड़ी, फिर उसने दूसरा टुकड़ा संजय को दिया और आराधना को। आखिर में जब उसने अपने पति को खिलाने के लिए केक बढ़ाया तो उस शरारती ने केक खाने के बहाने उसके हाथ की उंगलियां भी चूम ली। बाद में उन्होंने बच्चों को अच्छे से साफ किया और बिस्तर पर सुला दिया। अभी लेटते ही संजय को अपने पास लिटा लिया। आदि ने अपनी नन्ही बेटी आराधना को अपने सीने पर रखा और शायरा को भी पास में लिटा लिया। अब दोनों पति पत्नी तो बिस्तर के किनारों पर थे और बीच में उनके छोटे छोटे बवंडर आराम से सोए हुए थे। यही तो उनकी जिंदगी थी, रोज कुछ नया, कुछ प्यारा, कुछ मज़ेदार। संजय कभी भी अभी को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, खासकर आदि के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों माँओं ने मिलकर उसे इतना लाड प्यार से पाला था कि वो पूरी तरह माँ का बेटा बन चुका था। शक्ल से वो अक्षय की तरह था, लेकिन आदतों से पूरी तरह आदि की कॉपी। आदि को भी वो अभी के करीब आने नहीं देता था। अनु को तो फिर भी कभी कभी सहन कर लेता, लेकिन अभी को किसी के साथ बांटना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए तो आदि और संजय के बीच हमेशा ठनी रहती थी। उसी तरह आराधना को बेटी बेटी कहकर अक्षय और आदि ने हमेशा उसे लाड प्यार में पाला। उन्होंने उसे इतना बिगाड़ दिया कि उसकी शरारतों की कोई सीमा ही नहीं रही। अगर कभी माँओं ने उसे डांटा या जरा ऊंची आवाज़ में कुछ कहा तो वो तुरंत अपने पापा के पास जाकर उनकी शिकायत कर देती। और फिर क्या, बेटी के प्यार में डूबे पापा अपनी पत्नियों से ही नाराज हो जाते। फिर पत्नियां गुस्से में मुंह फुला लेती। और अब इन बेचारे पतियों को समझ नहीं आता कि गुस्साई बीवियों को मनाए या रूठी बेटी को। सायरा के लिए खाना ही सब कुछ था। पैदा होते ही उसके खाने का इतना शौक बढ़ गया कि अब वो खुद ही उसे संभालने में असमर्थ हो गई थी। इसलिए अब उसकी पूरी जिम्मेदारी घर के बड़ों पर आ गई। सब उसे इतना लाड प्यार से खिलाते कि खाने से उसका रिश्ता गहरा बन गया। यही सोचते हुए दोनों प्रेमी अभी और आदि एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और धीरे से हाथ पकड़ लिया। सुबह खूबसूरती से खिली, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए अभी सबसे पहले अपने बच्चों को देखती है। आदि शायद पहले ही उठकर जिम चला गया था, क्योंकि उसका बिस्तर खाली था। उसने अपने पास सोए बच्चों को प्यार से निहारा और उनके माथे पर एक एक किस देकर नहाने चली गई। नहाकर लौटी तो देखा कि बिस्तर अब पूरी तरह खाली था। उसने तुरंत घर में सबको बुलाया और पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। लेकिन यह तो रोज़ की बात थी। बच्चे ज़्यादातर अपनी दादी दादा के साथ ही सोते थे। कभी कभी ही वो अपने माता पिता के पास रहते। कल वे बस इसलिए इस कमरे में थे क्योंकि अभी को सरप्राइज़ देना था। बच्चे उठते ही अपने दादा दादी के पास चले गए। तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। वो एक दमदार आलिंगन था। वो उसकी बाहों में समा गई बिना कोई प्रतिरोध किए। फिर उसके कान में हल्की सी फूंक मारते हुए उसने कहा, हैप्पी बर्थडे पत्नी जी, और उसके कान पर एक नर्म किस दे दिया। थैंक यू, लेकिन आपने तो रात में ही विश कर दिया था ना। रात में वो कोई विश करना था। तुम्हारे बेटे ने मुझे तुम्हारे पास रहने भी नहीं दिया। देखना, एक दिन उसका ही दिन आ जाएगा। गुस्से में अभी ने उसकी कमर में हल्का सा मुक्का मार दी। अरे चुप रहो, वो बच्चा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए ऐसे कहता है। लेकिन आप क्यों हर बार उससे लड़ते रहते हो? बस जैसे ही तुम्हारे बेटे की बात आती है मुझे गुस्सा आ जाता है। चलो छोड़ो, रात में मैंने तुम्हें सरप्राइज़ तो दिया ना, लेकिन मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट तो आपको देना चाहिए, ना कि मांगना। अभी ने गोल होठ बनाकर तिरछी नज़रों से देखा। अच्छा ठीक है, मैं ही दे देता हूँ, कहते हुए उसने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों की ओर झुकने लगा। दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। आदि तुरंत पीछे हट गया। अभी अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में शरारत थी। आदि बेबस होकर उसे देख रहा था। ऐसे बेबस दिखना बंद करो और जाकर दरवाज़ा खोलो। हमारी बेटी ही होगी, उसे ये सब पसंद नहीं आएगा।
तुम हर बार मेरी बेटी की बुराई क्यों करती हो? वो ऐसा नहीं करेगी। वो नीचे माँ के साथ होगी। वो लोग उसे ऊपर भेजेंगे ही नहीं। दरवाज़ा खोलो जल्दी, आराधना ने बाहर से चिल्लाया। अभी जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर आदि ने उसका होठ पकड़कर खींच लिया और फिर पास आने ही वाला था कि अब छोटी आराधना ने भी जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही आदि ने दरवाज़ा खोला, वो नन्ही पड़ी तौलिए में लिपटी खड़ी थी, जो अभी अभी नहाकर आई थी। अपने पिता को कमरे में देखकर वो चौंक गई। अरे आप भी यहीं हैं पापा? मैंने सोचा सिर्फ मम्मा होंगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर पूछा। आदि मुस्कुराया और उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर बैठ गया। अरे पगली, मैं तो अभी अभी आया हूँ। तू ही यहाँ नहीं थी। मम्मा नहा धोकर तैयार हो रही थी और मैं सोचा कि मैं भी नहा लूँ, लेकिन तब तक मेरी गुड़िया आ गई। अच्छा, लेकिन आप ऐसे ही नहा कर आ गए? अरे नहीं, दादी ने मुझे नहलाया। आज मम्मा के बर्थडे के लिए मंदिर जाना है ना, इसलिए नया ड्रेस पहनने को कहा। मेरा नया फ्रॉक यहीं था, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गई। ठीक है, आओ, मम्मा तुम्हें तैयार कर देंगी और आप जाइए, जल्दी नहा लीजिए। अभी ने आदि को बाथरूम भेज दिया और अपनी नन्ही परी को प्यार से तैयार करने लगी। उसे सुंदर फ्रॉक पहनाकर, उसके बाल संवार कर वह उसे निहारती रही। इसके बाद पूरा परिवार कार में बैठकर मंदिर की ओर रवाना हुआ। गाड़ी के अंदर बच्चे गा गा कर मस्ती कर रहे थे। अभी बस उन्हें देखकर मुस्कुराती रही। इन्हीं पलों में वो रास्ते पर ध्यान देना भूल गई। अचानक गाड़ी रुक गई। इतनी जल्दी मंदिर आ गया था? अभी ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, वहाँ भीड़ और एक बड़ा सा भवन नजर आया। हम यहाँ क्यों आए हैं दया? यह कौन सी जगह है? इतनी भीड़ क्यों है? सवाल की बौछार के बावजूद सभी ने हल्की सी मुस्कान दी। फिर आदि ने उसका हाथ थामा और उसे गाड़ी से नीचे उतार दिया। अभी अब भी सवालों में उलझी थी, लेकिन सबका मुस्कुराना देखकर उसे और भी उलझन हो रही थी। आदि ने अभी का हाथ पकड़कर उसे भीड़ के बीच से अंदर ले गया। उस इमारत के एक कोने में कायल राजा अपने बेटे के साथ और अदिति कौशिक अपनी बेटी के साथ खड़े थे। अरे आप सब यहाँ कब से हैं? घर क्यों नहीं आए? यहाँ क्यों खड़े हैं? अभी ने हैरानी से पूछा। जवाब मिलने से पहले ही उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पुराने दोस्त विष्णु, विजय और भैरवी वहाँ खड़े थे, थोड़ा परिपक्व दिखते हुए लेकिन उतने ही आत्मविश्वास से भरे। ये सब यहाँ क्यों आए हैं? अभी सोचते हुए अंदर बढ़ी। तभी उसकी नज़र पड़ी कि इमारत के सामने एक रिबन बंधा हुआ था और बगल में एक बोर्ड कपड़े से ढका हुआ था। उसने हैरानी से आदि की ओर देखा। आदि मुस्कुराया और उसके हाथ में एक रस्सी थमाई। यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट, उसने प्यार से कहा। अभी ने उलझन में धीरे धीरे उस रस्सी को खींचा। जैसे ही कपड़ा हटा, बोर्ड पर लिखा नाम उभर आया, हैप्पी हॉस्पिटल। अभी चौंक कर पीछे मुड़ी और आदि को देखने लगी। आदि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींच लिया। यह तुम्हारा हॉस्पिटल है, तुम्हारे सपने के लिए। हमारी फैमिली के पास पहले से कई हॉस्पिटल है, लेकिन यह मेरे लिए ख़ास है क्योंकि यह मेरी अभी के सपने की देन है। यह हॉस्पिटल पूरी तरह से तुम्हारा है, तुम्हारे दोस्तों का है। तुम यहाँ कोई भी फैसला ले सकती हो, कोई भी बदलाव कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसने एक दिशा की ओर इशारा किया। अभी ने देखा, वहाँ करीब 20 लोग कतार में बैठे हुए थे, मानो उसके नए सफ़र की शुरुआत के गवाह बनने आए हो। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक हल्की उदासी, डर और एक खुशी भी झलक रही थी। अभी ने ये देखकर उलझन में आदि की ओर देखा। तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार बताया था कि तुमने डॉक्टर बनने का फैसला क्यों लिया? इसी वजह से यह सब इंतजाम किया गया है। यहाँ मौजूद कुछ लोगों को दिल की समस्या है, कुछ को ब्रेन डिसऑर्डर है, और तुम चाहती थी कि जिन लोगों को इस तरह की गंभीर बीमारियां हैं लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें मदद मिल सके। इसी वजह से मैंने राजा और बाकी सब ने मिलकर ऐसे लोगों को चुना है
जो इस दर्द से जूझ रहे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अब तुम्हें इन्हें ट्रीट करना है, चाहे जितना भी खर्च हो उसकी चिंता मत करना। इस हॉस्पिटल में एक अलग ट्रस्ट बनाया गया है जिसके ज़रिए तुम जिसे चाहो मुफ्त में इलाज दे सकती हो। यह मेरा तुम्हारे लिए बर्थडे का तोहफा है। बताओ मेरा गिफ्ट कैसा लगा नेहा? इतना कहकर उसने अभी का माथा चूमा। अभी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी कहा था कि वह डॉक्टर बनकर ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहती है और आज वही सपना पूरा करने के लिए वह खुद इतनी मेहनत कर रहा है। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमती है। मैं इसके प्यार के लिए क्या कर सकती हूँ? यह सोचते हुए अभी भावुक हो गई। तभी वहाँ मौजूद लोग एक एक करके उससे मिलने लगे। धीरे धीरे कार्यक्रम समाप्त हुआ, गिफ्ट्स बांटे गए और भीड़ छटने लगी। बच्चों को ज़्यादा देर तक अस्पताल में नहीं रखना चाहिए, इसलिए परिवार के लोग उन्हें लेकर घर चले गए। लेकिन सबके चले जाने के बाद भी आदि वहीं खड़ा रहा, अपनी पत्नी को काम करते हुए निहारता रहा। वह मेरी पत्नी है, हमारे बच्चे की माँ है। फिर भी उसे इस तरह दूर से निहारने का जो सुख है वो अलग ही है। अभी मरीज को देख रही थी, उनकी स्थिति का जायजा ले रही थी, ज़रूरी दवाइयों और ट्रीटमेंट की लिस्ट बना रही थी। वह इतनी व्यस्त थी कि समय का एहसास ही नहीं हुआ। उसे यह भी नहीं पता चला कि कोई लगातार उसे देख रहा था। सबके चले जाने के बाद रात के 8 बज चुके थे। उसी समय अभी ने आदि को देखा और उसे लेकर अपने प्यार, चाहत और उसकी मोहब्बत के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। इसके बाद आदि ने अभी और कायल को अपनी कार में बिठाया। पहले कायल को उसके घर छोड़ने के बाद वह अभी को लेकर अपने घर चला गया। जैसे ही अभी कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़रें बच्चों को ढूंढने लगी। आदि ने यह महसूस कर लिया और कहा, आज अदिति और कौशिक आए थे, इसलिए बच्चे उनके साथ ही सो रहे हैं। उन्होंने पहले ही फ़ोन करके बता दिया था, तो तुम टेंशन मत लो, जाओ फ्रेश होकर आओ, टेबल पर डिनर रखा है, साथ में खाते हैं। ठीक है कहते हुए अभी चली गई। फ्रेश होकर लौटने के बाद वह आदि के पास बैठकर खाना खाने लगी। पूरा माहौल एक अजीब सी शांत चुप्पी से भरा था। यह खामोशी उनके लिए नई भी थी और थोड़ी असहज भी। खाने के दौरान दोनों चोरी चोरी एक दूसरे को निहार रहे थे। डिनर खत्म करने के बाद आदि ने अभी को बैठने के लिए कहा और खुद ही सारा सामान समेटकर रसोई में रखाया। वापस लौटते ही वह अभी को ढूंढने लगा। बाहर बालकनी में खड़ी रात की रोशनी में वह लाल गुलाब की तरह खिल रही थी। यह दृश्य देखते ही आदि के दिमाग और दिल की हलचल तेज हो गई। वह धीरे धीरे उसके करीब गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अभी सुकून से उसकी छाती से लग गई। कुछ ही देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से पूछा, क्यों इतनी देर लगा दी? माँ से बात कर रहा था, इसलिए देर हो गई। आदि ने जवाब दिया। क्या कहा माँ ने? अभी ने धीरे से पूछा। जब तुम्हारे बर्थडे के लिए खाना बांटने गए थे तब उन्होंने तुम्हारी माँ को देखा था। उन्होंने यही कहा कि एक बार जाकर अपनी माँ से मिल लो, तुम्हारा क्या सोचना है? अभी कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं पहले ही कह चुकी हूँ ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का चुनाव कर लिया है। मैं जाकर उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, ना तकलीफ़ पहुँचाना, ना कोई उलझन खड़ी करना। अब जाकर माफ़ी मांगने या माफ़ी देने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं वहाँ जाऊँ और वहीं पुरानी बातें दोहराऊँ तो इससे सिर्फ तकलीफ़ ही बढ़ेगी। अब उनके लिए भी एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी होनी चाहिए। मैं उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहती। वे अपने जीवन में खुश रहे, यही मेरी इच्छा है। काली अपनी पत्नी और बेटे को लेकर गांव छोड़ चुका था। आदि जो अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता था, उसने अभी को काली से जुड़ी हर बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद अभी कुछ देर शांत रही, फिर उसने धीरे से कहा, नहीं दया, अब उनकी अपनी ज़िंदगी है जो उन्होंने खुद चुनी है। हम अब उनसे मिलने जाए या फिर पिता पुत्री का रिश्ता जोड़ने की कोशिश करें, इससे उनकी नई ज़िंदगी में उथल पुथल ही होगी। अब उनके पास एक नई बेटी और एक बच्चा है। अगर हम उनके सामने जाए तो यह उन दोनों के लिए दुखदाई होगा।
मेरे लिए वे चाहे माफ़ किए जाए या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि वे जहाँ भी रहे खुश रहे, इसलिए मैं उनसे मिलने नहीं जाऊँगी। राजा और अनु ने भी अभी के इस फैसले का समर्थन किया। परमेश्वरी जब अपने रिश्ते में थी तो उसने उन सभी को तिरस्कृत किया था, लेकिन अब जब वो अपने रिश्ते के लिए तरस रही थी तो अकेली सड़क पर भटक रही थी। एक तेज रफ्तार से आती ट्रक उसे टक्कर मारने वाली थी। उसी क्षण एक छोटी बच्ची ने उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क के किनारे खींच लिया। अब तक परमेश्वरी एक पागल व्यक्ति की तरह चल रही थी, लेकिन उस नन्ही बच्ची की मासूमियत ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने उस बच्चे को प्यार से माथे पर चूमा। यह पहला और एकमात्र बच्चा था जिसे उसने इतनी आत्मीयता से चूमा था। अपने खुद के बच्चों को भी उसने कभी इस तरह प्यार से नहीं चूमा था। वो बच्ची जो देख रही थी, इशारे से पूछ रही थी, आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? परमेश्वरी यह नहीं समझी और चुपचाप खड़ी रही। बच्ची के पास खड़ा एक बड़ा आदमी कह रहा था, यह बच्ची बोल नहीं सकती, इसके पास कोई नहीं है। उसे सुनकर परमेश्वरी का दिल थोड़ा टूट गया और उसने भी कहा, मेरे पास भी कोई नहीं है, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। फिर वह आदमी उसे साथ ले गया और कहने लगा, मेरे साथ आओ। वह उसे आश्रम लेकर गया और वहाँ के प्रबंधन से कहा कि इस माताजी के पास कोई नहीं है, क्या आप इसे यहाँ रख सकते हैं? इस पर पहले तो वे मना करने लगे, लेकिन परमेश्वरी को यह एहसास हुआ कि उसे इस जगह पर ही रहना चाहिए और उस बच्ची के साथ भी रहना चाहिए। उसने उन्हें बताया, मैं यहाँ बच्चों की देखभाल करता हूँ। आखिरकार उसे वहाँ रहने की अनुमति मिल गई। जो महिला अपनी बेटी को अनाथों के आश्रम छोड़ आई थी, वह अब आज उन बच्चों के लिए एक माँ बन गई जिनके पास कोई माँ नहीं थी। यह सोचते हुए दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर अभी मुड़ी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान छाई थी। उसने आदि से कहा, आप मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए आप संघर्ष करते हो। आज जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आदि भी मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक किस दिया और कहा, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत, अनोखा और रोमांटिक बना दिया है। इसके लिए मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस यही तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। उसने कहा और फिर एक किस दिया और जैसा कि हर बार होता है वह प्यार में खो गया। ठीक है, अब बताओ गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे इससे भी एक और गिफ्ट चाहिए। उसने हंसी में कहा, क्या चाहिए महारानी? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए ही तो पैदा हुआ हूँ। उसने विनम्रता से कहा, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वह उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझे आर्या के लिए एक भाई या बहन चाहिए। थोड़ी देर के लिए वह उसकी आंखों में देखता है और फिर चुपचाप वापस हट जाता है। क्या आर्या को भाई या बहन चाहिए? उसने धीरे से कहा और फिर उससे दूर हटने लगा। वह फिर भी उसकी हाथ को मजबूती से पकड़कर रखती है और उसकी छाती से अपने शरीर को सटाते हुए उसकी गर्दन में अपने हाथ लपेट लेती है। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है, जैसा कि हमेशा होता था। उसकी आंखों में वही प्यार और आत्मीयता थी, लेकिन इस बार वह किसी कारण से अपने आप को दूर कर रहा था। आदि जानता था कि वह उसे जो भी कहे वह उसे ज़रूर देगा, लेकिन अब वह जो मांग रही थी वह उसके लिए देना संभव नहीं था, क्योंकि एक बार जब उसने उसकी प्रसव पीड़ा देखी थी तो एक और बच्चे के बारे में सोचने का कोई सवाल ही नहीं था। अब आराधना 4 साल की हो चुकी थी। अभी ने जैसे तैसे कुछ न कुछ कहकर बात को शांत किया था और उसने मना कर दिया था, लेकिन क्या अब वह उसे छोड़ देगी? प्लीज़, आपने खुद कहा था कि मैं जो भी कहूँगी वह देंगे, अब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं क्यों नहीं दूँगा, ये तुम्हें पता है। मैं तुम्हें फिर से उस हालत में नहीं देख सकता। तुम्हें तड़पते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊँगा। ये सोचने से ही मुझे डर लगता है। हमें ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। अगर उसके बारे में डरते हो तो फिर सब बच्चे क्यों पैदा करते हैं? क्या अनु ने भी
शायरा को जन्म नहीं दिया था। पहली बार प्रसव में तो ऐसा होता ही है, दूसरी बार उतना दर्द नहीं होता। प्लीज़ आर्या को एक भाई बहन चाहिए ना। क्या तुम सिर्फ शायरा और संजय को अनु अक्षय के बच्चे के रूप में ही देख रही हो, इसलिए ही आर्या को भाई बहन चाहिए, तुम यही सोच रही हो ना? आप क्या बोल रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि उन दोनों को अनु ने और मैंने ही पाला था? मेरे लिए वे दोनों मेरे बच्चों के जैसे ही है। और अब मैं जो कह रही हूँ वह सिर्फ ये है कि वे भी एक भाई बहन पाए। आप और मैं, हम दोनों 3-3 बच्चों के साथ बड़े हुए हैं। उस प्यार को हम नहीं पा सके, हमें अब उनका समर्थन मिल रहा है। कल हमें और हमारे बच्चों को भी वैसा ही समर्थन चाहिए। 4 बच्चे अगर एक साथ एक दूसरे को समर्थन देने के लिए तैयार रहे तो ये सब ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यही वजह है कि मैंने ये कहा, तुम जो भी कहो मैं उस पर सहमति नहीं दे सकता। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मुझे बच्चा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए दया, मुझे चाहिए। मेरे बर्थडे पर मैंने जो चाहा है वो आपको पूरा करना होगा। तुम जो भी चाहो इस दुनिया से मांग लो, वो सब तुम्हें मिलेगा। लेकिन ये एक बात मैं कभी नहीं कर सकता। तो अभी ने कहा, अगर तुम कह दोगे कि ये मुमकिन नहीं है तो क्या मैं बच्चा पैदा करना छोड़ दूँगी? मैं हर हाल में माँ बनने वाली हूँ, उसने जिद्दी स्वर में कहा, जिससे आदित्य ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। क्या डॉक्टर मैडम कोई ट्रीटमेंट लेकर माँ बनने जा रही हो? जब तुम खुद मेरे पास हो तो मुझे डॉक्टर और हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? मेरा बच्चा नेचुरल तरीके से आएगा और वो भी हमारे प्यार की निशानी बनकर। ये सब नहीं होगा, जाकर सो जाओ। कैसे नहीं होगा, ये मैं भी देखती हूँ, कहकर वह और करीब आई। उसने धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, जिससे आदित्य हक्का बक्का रह गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अभी इतनी बेझिझक होकर यह सब करेगी। अभी मत करो प्लीज़, बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाओ। ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन उसकी बातों का अभी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने शर्ट के सभी बटन खोल दिए और धीरे धीरे उसके गले पर किस करने लगी। उसके स्पर्श से आदित्य की सारी बंदिशें टूटने लगी। वो खुद को रोक नहीं सका। अभी ने उसके सीने पर अपने होठ रख दिए और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगी। इसी दौरान आदित्य ने उसे खींचकर उसके होठों पर एक डीप किस दिया। फिर उसके गले पर झुकते ही जैसे कोई रुका हुआ ज्वालामुखी फूट पड़ा। उस रात आदित्य और अभी अपने रिश्ते की हर दूरी को मिटा चुके थे। भले ही परिवार की वजह से कभी उनके बीच दूरियां आई थी, लेकिन अब वे एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो चुके थे। आज और हमेशा के लिए वे साथ रहने वाले थे। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए। और बहुत जल्द मैं एक नई कहानी लेकर आऊँगी, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच कहानी के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।